आदाब। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। मुल्क में इन दिनों रिजर्वेशन को लेकर खूब बहस हो रही है। मराठा रिजर्वेशन से लेकर मुस्लिम रिजर्वेशन तक की मांग उठ रही है, लेकिन इस दरमियान अक़लियती तालीमी इदारों में SC/ST तबके को भी रिजर्वेशन दिए जाने का मुतालबा जोर पकड़ने लग गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलित समाज को रिजर्वेशन देने के मुतालबे के तहत आज दिल्ली में SC कमीशन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को तलब किया। हालांकि ये पूरा मामला फिलहाल अदालत में है, लेकिन इस सब के बीच इस मामले पर हो रही सियासत को देखते हुए आज ग्राउंड जीरो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये पूरा मामला टेक्निकल कम बल्कि पॉलिटिकल ज्यादा बन चुका है। इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया होगा। साथ ही आपको बताएंगे दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कैसे हो गया है आसान, और सोलर बिजनेस शुरू करने के लिए मरकजी हुकूमत की कौन सी स्कीम जो है वो शुरू हुई है और कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको जंगे आजादी से जुड़े मशहूर काकोरी वाकये पर भी अहम जानकारी देंगे। वक्त है आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का। AMU में दलितों को रिजर्वेशन देने के मुतालबे के मामले में आज SC कमीशन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दिल्ली में तलब किया था। कमीशन में हुई इस सुनवाई के बाद कमीशन के चेयरमैन ने इस मामले में बताया कि SC कमीशन कोर्ट में पार्टी बनेगा। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इस पूरे मसले पर खामोश रहे और वो लगातार कोर्ट में इस मुद्दे का हवाला देते रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ जब यूनिवर्सिटी के VC को SC कमीशन तलब करे और वो कागजों से भरी 2 से 3 बैग लेकर SC कमीशन पहुंच जाए। लेकिन आज ऐसा ही हुआ और करीब 8 लोगों की एक टीम दिल्ली में मौजूद कमीशन के दफ्तर में अपना जवाब देने पहुंची। दरअसल SC कमीशन के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया ये सवाल लगातार उठाते रहे हैं कि AMU में दलितों को रिजर्वेशन क्यों ना दिया जाए, जबकि AMU के पास अक़लियती किरदार भी नहीं है। आज की सुनवाई के दौरान MHRD, NCMEI और UGC के सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। रामशंकर कठेरिया ने सुनवाई के बाद साफ कहा कि अब कमीशन इस मामले में कोर्ट में पार्टी बनने जा रहा है, क्योंकि MHRD, UGC और NCMEI ने बार बार साफ किया है कि AMU को अक़लियती दर्जा हासिल नहीं है, तो फिर क्यों सरकार का इतना पैसा AMU को दिया जाए। जो रूल्स हैं MHRD के, UGC के, और वहाँ रिजर्वेशन नहीं है तो इतनी बड़ी फंडिंग क्यों। लेकिन हम सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हम अपना डिसीजन करके और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। हालांकि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी NCMEI के साबिक चेयरमैन जस्टिस सिद्दीकी इस पर SC कमीशन के मौजूदा चेयरमैन से सवाल कर रहे हैं। ये चुनावी मुद्दा SC/ST कमीशन दे रहा है हुक्मरान पार्टी को, क्योंकि दलित और मुसलमान एकता ने अब जोर पकड़ ली। अब इन दोनों में इख्तलाफ पैदा करने का एक ही ये रास्ता है कि ऐसे मुद्दे उठाए जाए ताकि इनमें इख्तलाफ पैदा हो जाए। वैसे कठेरिया इस बात को भी दोहराते दिखे कि वो इस बात के फेवर में नहीं है कि AMU को मिलने वाला पैसा बंद कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने दलितों के मुद्दे पर AMU को घेरने की कोशिश जरूर की। देश भर में सभी यूनिवर्सिटी को में जब रिजर्वेशन लागू है तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं है। भले ही SC कमीशन ने इस मीटिंग के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की हो, लेकिन AMU VC कमीशन और मीडिया के सामने सिर्फ यही बात दोहराते दिखे कि मामला कोर्ट में है और वो इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। Sub judice matter is sub judice. Sub judice matter is sub judice. AMU और जामिया का नाम आते ही सियासत शुरू हो जाती है और ऐसा ही इस मामले में भी है, क्योंकि SC कमीशन के मौजूदा चेयरमैन कठेरिया MHRD के ममलिकती वजीर रह चुके हैं। हालांकि तब उन्होंने इसको इतनी शिद्दत से नहीं उठाया, लेकिन मामला कोर्ट में होने के बावजूद भी इस पर लगातार बहस की जा रही है। यकीनन आने वाले दिनों में कमीशन अपना फैसला सुनाएगा और इस पर सियासत और तेज होगी। ये मामला टेक्निकल से ज़्यादा पॉलिटिकल है, क्योंकि AMU और जामिया का जब भी नाम सामने आता है तो इस पर सियासत खूब होती है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, सब इस बात को जानते हैं, लेकिन SC आयोग अब सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनने को तैयार है, जिस पर सियासत और ज़्यादा गरमाएगी। इस सब के अलावा तालीमी इदारों के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के भी खूब सियासत की जा रही है, जबकि इन इदारों को अक़लियती तबके को बेहतर तालीम फराहम कराने के मकसद से बनाया गया था या खड़ा किया गया था, ताकि ये तबका भी तालीम के मैदान में और समाजी मैदान में आगे बढ़ सके। और यहाँ ये देखना भी बेहद ज़रूरी है कि ये इदारे यूं ही रातों रात नहीं खड़े हो गए, बल्कि इनके पीछे कौम की सालों साल की मेहनत है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर जामिया, इन यूनिवर्सिटीज के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के गाहे बगाहे सियासत होती दिखाई दे रही है। लेकिन बात जब इन या इन जैसे इंस्टीट्यूशंस की हो तो इन्हें खड़ा करने का मकसद बेहद अहम था कि समाजी, मुआशी और तालीमी सतह पर पसमानदा मुस्लिम और बाकी अक़लियती तबके के नौजवानों को बेहतर और मयारी तालीम फराहम कराई जाए। बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की करें तो आजाद भारत के 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 से ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आजादी के बाद देश में मौजूद 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक एएमयू थी, जिसे 1920 में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के एक्ट के जरिए एएमयू एक्ट लाया गया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इसे फिर दर्जा दिया गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ब्रिटिश राज के वक्त बनाया गया पहला हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एएमयू ही था। बुनियादी तौर पर यह मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसे मुस्लिम समाजी कारकुन सर सैयद अहमद खान के जरिए कायम किया गया था। अपने वक्त के अजीम समाजी कारकुन सर सैयद अहमद खान ने जदीद तरीन तालीम की जरूरत को महसूस किया और 1875 में एक स्कूल शुरू किया, जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। कई डिपार्टमेंट्स और कायम शुदा इदारों के साथ ये अहम सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज दुनिया के सभी कोनों के तलबा को रागिब करती है। लेकिन बाद में संसद ने 1951 में एएमयू तरमीमी एक्ट पास किया, जिसके बाद इसके दरवाजे गैर मुसलमानों के लिए भी खोले गए। 1920 से 1965 तक एएमयू बिना किसी तनाज़े के चलता रहा, लेकिन 1965 से 1972 के दौरान सरकारों ने इस पर पाबंदियां लगा दी। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे फिर से बहाल कर दिया। खास बात यह है कि उस वक्त जनता पार्टी में रहते हुए भारतीय जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने एएमयू के तारीखी और माइनॉरिटी किरदार की हिमायत की थी। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया को बुनियादी तौर पर 1920 में अलीगढ़ में एक इदारे के तौर पर कायम किया गया था। आजादी से पहले मुस्लिम लीडरों और फ्रीडम फाइटर्स ने यूनिवर्सिटी को कायम किया। इसके फाउंडर लीडरों में से अहम अली ब्रदर्स के नाम से मशहूर मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली थे। 1927 में बेहद हंगामी सूरत हाल में जाकिर हुसैन ने यूनिवर्सिटी को संभाला और सभी परेशानियों से इसे बाहर निकाला। यूनिवर्सिटी को 1988 में भारतीय संसद के एक्ट के जरिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। उर्दू जबान में जामिया का मतलब है यूनिवर्सिटी और मिलिया का मतलब है सेंट्रल। आजादी के कब्ल नई दिल्ली में मौजूद एक छोटे से इदारे से सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक के सफर की कहानी बेहद जद्दोजहद भरी है, जो कि लोगों की कुर्बानी और मजबूत यकीन को बयां करती है, जो सभी रुकावटों को पार करते हुए कदम बढ़ाते रहे। सरोजिनी नायडू के अल्फाज में तिनका तिनका जोड़कर और तमाम कुर्बानियां देकर जामिया की तामीर की। जामिया की जद्दोजहद की कहानी तो वैसे बेहद लंबी है, लेकिन इसके स्ट्रगल का अंदाजा इस एक वाक्य से लगाया जा सकता है कि एक बार खुद गांधी जी को यह कहना पड़ा था कि जामिया को चलना होगा। अगर तुमको इक्तिसादी मदद यानी फाइनेंशियल मदद की फिक्र है तो मैं इसके लिए कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल इसके अलावा भी मौजूदा वक्त में कई और मुस्लिम इदारे हैं जो मुसलमान नौजवानों को बेहतर तालीम फराहम कराने का मकसद लेकर के काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ अहम नाम है कर्नाटका की गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, जिसे 1980 में कर्नाटका सरकार ने एक कानून के तहत यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। वहीं हैदराबाद की मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, साथ ही अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी, हाजी गुलाम मोहम्मद आजम कैंपस, अंजुमन इस्लाम कॉलेज और अंजुमन खैरुल इस्लाम पुणा कॉलेज साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स जैसे इदारे भी अक़लियतों, खासकर मुसलमानों की तालीम को मयारी बनाने में कोशा है। माइनॉरिटी दर्जे को लेकर के उठ रहे सवालों के बीच अक़लियती तबके के दिल में अब सवाल उठने लगे हैं कि अगर उन्हें मयारी तालीम से महरूम कर दिया जाएगा तो फिर यह तबका अपनी पसमानदगी से कैसे उभरेगा। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जाहिर तौर पर सियासतदानों को और हुकूमतों में बैठे लोगों को ये समझना होगा कि तालीमी इदारों का सियासी या तालीमी इदारों का जो मसला है उसके ऊपर ज़्यादा सियासत ना करें, उनको सियासत से दूर रखें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है ग्राउंड जीरो में। आज हम बात कर रहे हैं तालीमी इदारों पर होने वाली सियासत की। आपको बता रहे हैं कि कैसे इसके सहारे अक़लियती तबके को निशाना बनाया जा रहा है, जामिया के माइनॉरिटी स्टेटस को भी चैलेंज किया जाता है। साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी होने की बात को बहाना बनाकर कई बार इस यूनिवर्सिटी में दलितों के रिजर्वेशन का मुतालबा भी लगातार किया जाता रहा है। असल में देखें तो ये पूरा मामला टेक्निकल कम और पॉलिटिकल ज्यादा है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर सियासत लगातार हो रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि बरसर इक़्तिदार पार्टी को ये मुद्दा सूट करता है, जिसकी वजह से ये पार्टी या फिर ये कुछ सियासी लोग लगातार इस मुद्दे को उछालते रहते हैं और उस पर सियासत करते हैं। इसी बहाने ये लोग खुद को दलितों का सबसे बड़ा हिमायती भी दिखाने की कोशिश करते हैं और शायद यही वजह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर यूपीए सरकार की तरफ से कोर्ट में दाखिल हल्फनामे को अब बीजेपी की मौजूदा हुकूमत वापस लेने की कोशिश कर रही है या फिर वापस लेने जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो शायद ही कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस मिल पाएगा। दरअसल किसी भी तालीमी इदारे को अक़लियती यानी माइनॉरिटी स्टेटस दिए जाने के बाद उस इदारे को कुछ खास सहूलियात मिलती हैं और कुछ अहम इख्तियारात भी मिल जाते हैं और शायद मौजूदा हुकूमत के कुछ जिम्मेदारान को यही खास सहूलियात और इख्तियारात हजम नहीं हो रहे हैं और यही वजह है कि वो लगातार इस मसले पर सियासत कर रही है। NCMEI के तहत मिलने वाली इन सहूलियात और इख्तियारात की बात करें तो बहुत सारी ऐसी सहूलियात हैं, बहुत सारे इख्तियारात हैं जो उसको मिलते हैं कि कर हम आपको बताएंगे। ऐसे इदारे अपने हिसाब से मैनेजमेंट की तश्कील कर सकते हैं। तालीमी और गैर तालीमी मुलाजमीन जो है वो खुद ही मुकर्रर कर सकते हैं। अपने तबके के तलबा को दाखिला देने का हक उनको मिल जाता है। गैर माइनॉरिटी तलबा को वहां पर दाखिला अगर दिलवाया जाए तो उसके लिए उनके ऊपर यानी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाया जा सकता। रियासत के जरिए ना तो दाखिले में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की जा सकती है और ना ही रियासत के जरिए किसी तरह का कोटा दाखिले का फीसद माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मुकर्रर किया जा सकता है। हालांकि अगर इदारा सरकार से फंडिंग हासिल करता हो तो आइन के आर्टिकल 29 का सब आर्टिकल 2 मैनेजमेंट को एक हद तक गैर माइनॉरिटी तलबा को दाखिला देने के लिए मजबूर कर सकता है। इसके अलावा ऐसे इदारों को अपनी खुद की एक मुनासिब फीस स्ट्रक्चर तैयार करने का भी हक मिल जाता है। इसके अलावा पीए इनामदार बना महाराष्ट्र सरकार का जो एक मामला था SSC, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जिसमें कहा गया था माइनॉरिटी इदारे पर दाखिले में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं की जा सकती। साथ ही माइनॉरिटी इदारे पर रोजगार में भी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं की जा सकती है। ये बड़ा अहम फैसला था। इसके अलावा माइनॉरिटी तबके को तालीम के मुतालिक भी बहुत सारी खुसूसी इख्तियारात जो है वो हासिल हैं। उनका हम जिक्र करें एक एक करके आपको बता दें। अक़लियती तबके को मजहब या अपनी जबान की बुनियाद पर अपनी पसंद के मुताबिक अपना तालीमी इदारा कायम करने का हक हासिल होता है। जाहिर है ये तमाम इख्तियारात जो है वो ऐसे हैं जिनको अगर खत्म कर दिया गया या छीन लिया गया तो अक़लियती तबका तालीम से दूर हो जाएगा, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मुल्क के अजीम तरीन तालीमी इदारों में अक़लियती और ख़ासकर मुसलमानों का यानी अक़लियती तबके के और ख़ासकर जो मुस्लिम तबके हैं उनके बच्चों के दाखिले वहाँ पर ऐसे में आसानी से नहीं हो सकते। तो ऐसे में माइनॉरिटी तालीमी इदारे ही उनकी इकलौती उम्मीद साबित होते हैं। से तालीम हासिल करके अक़लियती तबके के जो नौजवान हैं वो मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार जो है बन सकते हैं या मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा कर सकते हैं। इसीलिए मरकजी हुकूमत को अपने सियासी मफाद से ऊपर उठ करके मुल्क के पसमानदा और अक़लियती तबके को बेहतर तालीम के हक से महरूम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे तो ये इस सिमत में और बेहतर इक़दाम उठाने पर जोर देना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए एक अहम जानकारी है। दरअसल यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में स्टूडेंट्स के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कॉलेज, पॉलिटेक्निक और ITI में हर हफ्ते शनिचर के रोज कंप्यूटराइज्ड लर्निंग लाइसेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशन और फीस ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जमा की जा सकेगी। जिस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में लाइसेंस बनेगा उसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस स्कीम के तहत कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और ITI के डायरेक्टर और प्रिंसिपल्स को लाइसेंस जारी करने का हक दिया गया है और वही लोग इस टेस्ट को कंडक्ट भी कराएंगे। आपको बता दें कि अब हर साल दिल्ली के 2 लाख स्टूडेंट्स को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। साथ ही DL के लिए स्टूडेंट्स को अब अथॉरिटी के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। आज की तारीख की बात करेंगे। 9 अगस्त 1925 को आज ही के दिन जंगे आज़ादी के से जुड़ा मशहूर काकोरी कांड हुआ था। दरअसल ब्रिटिश हुकूमत से अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जब आज़ादी के परवानों को हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उस वक्त सरकारी खजाने को लूटने का प्लान बनाया गया था। 9 अगस्त 1925 को आज ही के दिन लखनऊ के बेहद नजदीक काकोरी में अंग्रेजों के जरिए ट्रेन में ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने अपने साथियों के साथ लूट लिया था। ट्रेन डकैती के
इल्जाम में, यानी जो डकैती की गई थी इसके इल्जाम में शाहजहांपुर के इन दोनों नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उस पर मुकदमा भी चला था इन दोनों के ऊपर। इसके बाद 19 दिसंबर 1927 को पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में फांसी पर लटका दिया गया था और अशफाकुल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी। और इसी के साथ वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अपना ख्याल रखें, हर तरह की अफवाहों से दूर रहें। एक जिम्मेदार शहरी बनकर आप मजहब की बिना पर फैलाई जाने वाली नफरतों को और मॉब लिंचिंग को रोकने में जरूर मदद करें। कुछ जयपुरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।